So now we are discussing D block package. में exercise 1 में सबसे पहले question number 1 पूछा आपने. So it is asked that metallic bond strength in the first transition state increases from. तो देखो metallic bond जो strength होती है वो depend करती है size और charge पे. तो आप जानते हो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज इंक्रीज कर रहा होता है. फिर मैग्नीज उसके बाद आयरन कोबाल्ट निकल वाले केस में कांस्टेंट हो जाता है और कॉपर और जिंक में बढ़ जाता है. ऐसे भी कर सकते हैं या फिर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर आप डायरेक्टली ग्रुप में देखेंगे तो क्रोमियम तक हाईएस्ट जाती है. मैंने बोला था इसी लाइन पे ये मैक्सिमल आता है. तो हीट ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर देखोगे तो यहीं से पता चलेगा. तो फर्स्ट का आंसर सीधे सीधे बी हो जाएगा. स्कैंडियम से क्रोमियम तक ये वैल्यू इंक्रीज करती है. ठीक है, अपने नोट्स में देखिएगा तो मैंने इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दे रखा है, उससे भी चेक कर सकते हो. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर देखोगे उससे भी पता चल जाएगा. दोनों फैक्टर से इस चीज़ को बताया जा सकता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डू नॉट कंटेन डी ब्लॉक एलिमेंट. तो डी ब्लॉक एलिमेंट सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम. बाकी अब सब जानते हो बेयर्स रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4. मैग्नीज आ गया. फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर होता है. टॉलेस रिएजेंट में सिल्वर होता है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंटेन्स मैग्नीशियम. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX. मैग्नीशियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है. बाकी जितने भी केस हैं उनमें सब में देखो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. बायर्स रिएजेंट इज कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 कंटेन्स मैग्नीशियम. फेलिंग सोल्यूशन इज अमोनिकल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद potassium sodium potassium tartrate, so that contains copper. Tolerance reagent is ammonical silver nitrate, contains silver. इसका आंसर हो गया C. Next you ask question number 19. 19 is given which one of the following compound the radius of chromium ion is smallest. Simply oxygen state check कर लो. Just check the oxidation states. तो पहले केस में क्रोमियम 6 प्लस है, दूसरे केस में क्रोमियम 4 प्लस है, तीसरे केस में क्रोमियम 3 प्लस है और लास्ट वाले में क्रोमियम 3 प्लस है. तो आपको पता है कैटाइन का साइज छोटा होता जाता है. इफ यू कंपेयर द साइजेस तो Cr3 प्लस सबसे बड़ा होगा, फिर Cr4 प्लस, फिर Cr6 प्लस. उसमें स्मॉलेस्ट रेडियस पूछा गया है तो आंसर रिपोर्ट करेंगे ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. 20th क्वेश्चन ने पूछा अमंगस TiF62 माइनस COF63 माइनस CuCl2 NiCl4 द कलरलेस स्पीशीज आर. तो देखो जब ऐसा रैंडम क्वेश्चन आता है तो हमने बोला था आपको सबसे पहले पैरामाइटिज्म डायमाइटिज्म से ट्राई किया जाता है. तो आप सबसे पहले इनके ऑक्सीजन स्टेट मार्क कर लो. पहले वाले केस में ऑक्सीजन स्टेट मार्क करेंगे तो इट इज Ti4 प्लस. Ti4 प्लस मतलब 3d0 4s0 कॉन्फिगरेशन हो गया. डायमैग्नेटिक है. डायमैग्नेटिक है तो उसके कलरलेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आंसर हो सकता है. नेक्स्ट केस चेक करेंगे कोबाल्ट 3 प्लस. कोबाल्ट 3 प्लस कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो इट इज 3d5 कॉन्फिगरेशन, सॉरी 3d6 कॉन्फिगरेशन. 4s2 3d7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे d6 कॉन्फिगरेशन, तो ये पैरामैग्नेटिक आएगा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जनरली कलर्ड होते हैं. देन कम Cu2Cl2, तो ये कॉपर प्लस 1 स्टेट आई. कॉपर प्लस 1 स्टेट आई तो ये 3d10 कॉन्फिगरेशन हो गया, तो ये भी डायमैग्नेटिक. इसके भी कलरलेस होने की प्रॉबिलिटी हायर हो गई. देन कम्स निकल Cl2 के साथ, तो Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है, सो इट इज निकल 2 प्लस. निकल 2 प्लस मतलब D8 कॉन्फिगरेशन, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही आएंगे, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है. तो इस रूल के हिसाब से अगर कलरलेस सिस्टम चाहिए तो TiF6 माइनस और Cu2Cl2 आने की प्रॉबिलिटी हायर है, तो उसके बेसिस पे बस का आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स अमंग दिस. मैंने आपको बताया था सिल्वर के केवल सिल्वर के केस में जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फ्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तीनों वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं यहाँ पे. ये ClO4 कर लीजिएगा तो आप समझ जाओगे. तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड. आपको बताया था AgCr और ClO4 सॉल्युबल होता है वाटर में. क्लोराइड्स आर ऑल फ्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ये चीज़ आपको अलग से स्पेसिफाई कराई थी सॉल्युबिलिटी टेबल में. क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए देखिएगा, आसानी से मिल जाएगा. तो सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड ऑल आर वाटर सॉल्युबल. तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 26. 26th question is given which of the following transition metal ion
हैज़ डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब नॉन जीरो केस चेक करना है। फिर से फटाफट सबके ऑक्सीडेशन स्टेट से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। सबसे पहले स्कैंडियम 3+ लिखेंगे तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। टाइटेनियम 3+ लिखेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉपर प्लस लिखेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जिंक 2+ लिखेंगे D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लिखेंगे तो केवल Ti3+ का नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, बाकी सब पे जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएंगे, तो बी आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ √Nn+2 बोर मैग्नेटॉन, और अगर टाइटेनियम 3+ के लिए चेक करेंगे तो ये √3 बोर मैग्नेटॉन आंसर हो जाएगा। उसी का डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, बाकी सब जीरो है, आंसर लिखेंगे बी। ठीक है, और डेफिनेट से कंफ्यूज हो रहा हो तो यहाँ पे नॉन जीरो कर लो, एक ही बात है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। Then comes question number 30. The equilibrium Cr2O7 2- and CrO4 2- is shifted to right. तो देखो ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन का इक्विलिब्रियम है। आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाया था कि क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन के बीच में एल्कलाइन मीडियम में एल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयन, ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर मीडियम बेसिक होगा तो इट विल एग्जिस्ट एज क्रोमेट आयन, सोडियम क्रोमेट, और अगर एसिडिक होगा मीडियम तो डाइक्रोमेट आयन एग्जिस्ट करता है। तो उसने बोला है इस इक्विलिब्रियम को राइट साइड में शिफ्ट करना है, यानी कि मीडियम को ऐसा कराना है अल्कलाइन। जैसे आप मीडियम अल्कलाइन करेंगे तो डाइक्रोमेट आयन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसका आंसर बी रिपोर्ट कर देना। यही चीज़ KMnO4 और MnO4 2- के केस में होता है। परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है, डाइक्रोमेट आयन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट करता है। ठीक, after this question number 32, which of the following compound is most likely to contain non-metal atom in the interstices of the metal lattice? तो आपको बताया था इंटरस्टिशियल कंपाउंड जनरली नाइट्राइड्स कार्बाइड्स वाले केस होते थे, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड पूछ रहे हैं, डायरेक्टली स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। टाइटेनियम नाइट्राइड जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप कर सकती है। ठीक, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड्स इन द मेटल्स ऑफ 3D सीरीज डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो देखो आयनिक करेक्टर में सेंट्रल एटम तो फिक्स कर दिया हमने 3D सीरीज के लिए, अब बस केवल क्या चेक करना रह गया है, एनायन वाला केस। तो फ्लोराइड आयन के साथ आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और आयोडाइड के साथ आयनिक करेक्टर सबसे कम हो जाएगा, तो डी आंसर लिख देंगे। तो अगर हम साइज ऑफ एनायन जो है वो स्मॉलर लेंगे तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा आएगा, पजान शुरू लगा देना सीधे सीधे। अगर एनायन छोटा होता है तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। फ्लोराइड आयन छोटा है इसलिए आयनिक करेक्टर उसका ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 43। 43 में लिखा है K2Cr2O7 is preferred to Na2Cr2O7 for the use in volumetric analysis as a primary standard solution. प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स हो, उसकी सॉलिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हम उसे टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो उसने बोला हुआ है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका लॉजिक है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से अगर इसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वेरी कर जाएगा, जो हम एक्चुअल चाहते हैं। ड्राई स्टेट में मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल पाएगा तो टाइट्रेशन सही रिजल्ट नहीं परफॉर्म करेगा, तो 43 का आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने फिक्स मॉलिक्यूलर वेट नहीं कैरी कर पाते हैं या उनको हम ड्राई स्टेट या एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं कैरी कर पा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, ऐसे सब्सटेंसेस को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज नहीं करते, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह यूज किया जाता है। ओके, then comes question number 46. 46 is given the lanthanide contraction is responsible for the fact, तो उसमें आपको पता है बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस लगभग बराबर आ जाती है, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल है। सो जिरकोनियम एंड इट्रियम हैज अबाउट द सेम रेडियस, तो आपको पता है इट्रियम एंड जिरकोनियम सेम रो में आ जा रहा है। जिरकोनियम नियोबियम में भी ये चीज़ नहीं काम करती है, जिरकोनियम और हाफनियम साइज सेम हो जाता है। सो जिरकोनियम एंड हाफनियम आर रेडियस आर ऑलमोस्ट सेम, या एग्जैक्टली मैच कर जाता है बिल्कुल। ये चीज़ हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका आंसर सी रिपोर्ट कर देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 54। 54 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसॉल्व्स इन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। तो आपको एम्फोटेरिक सब्सटेंस चाहिए, जिंक आंसर हो जाएगा। जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेस,
तो जिंक की रिएक्शन NaOH से होगी पहले, तो इट विल फॉर्म जिंक हाइड्रोक्साइड फर्स्ट, which is a white precipitate, and hydrogen gas will be liberated, and zinc hydroxide is soluble in excess of NaOH, forming sodium zincate, Na2Zn2। या इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ये सॉल्युबल हो जाएगा। बाकी सब बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये इसका एम्फोटेरिक करेक्टर की वजह से डिफाइन किया गया है। आंसर इसका बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। Then comes to next question. This is question number 57. Question number 57 given zinc copper couple that can be made as a reducing agent is obtained by, तो हमें जिंक कॉपर कपल बनाना है तो जिंक को कॉपर, जिंक कोटेड विद कॉपर करना पड़ेगा। तो जिंक कोटेड विद कॉपर यानी सिंपली आंसर बी रिपोर्ट कर दो। मिक्सिंग ऑफ जिंक डस्ट विद कॉपर गैंग, तो ये दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करेंगे, तो उसको जिंक कॉपर कपल नहीं बोलेंगे, दोनों अलग अलग सब्सटेंस होगा, उसमें जिंक की रिडक्शन करेंगे। कॉपर कोटेड विद जिंक पॉसिबल ही नहीं है, जिंक के ऊपर कॉपर की कोटिंग कराई जा सकती है, कॉपर के ऊपर जिंक की कोटिंग नहीं करा सकते, ये आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे बताया था। एंड जिंक एंड कॉपर वायर्स वेल्डेड टुगेदर, तो वो तो दो अलग अलग वायर की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसमें जिंक ही रिएक्ट होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन मेटल विद द कॉन्फिगरेशन। आपको पता है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो आती है वो किस में आती है, मैग्नीज के केस में आती है, +7, तो कॉन्फिगरेशन आएगा N-1D5NS2। ठीक है, जो एग्जांपल याद है उसी से कंपेयर कर लो, डी ब्लॉक में तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट का केस चेक करना है 52 के लिए, तो आप मैग्नीज का एग्जांपल ले लो। मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है, +7 तक, ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, और मैग्नीज का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3D5 4s2। उसका मतलब अगर इसी से कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। इट इज आस्क्ड व्हिच वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ जर्मन सिल्वर, ये आपको मैंने मेटलर्जी के टाइम पे याद कराया था अलॉयज के केस में, आपको बताया था जर्मन सिल्वर जो है वो अलॉय ऑफ कॉपर होता है, सिल्वर का इससे कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये चीज़ एकदम क्लियरली मार्क कर लीजिए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, जर्मन सिल्वर इज एक्चुअली अलॉय ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर इज अलॉय ऑफ कॉपर। ठीक है, देखो मेटलर्जी वाले केस में मैंने आपको अलॉयज ऑफ कॉपर बताया था, उसमें जर्मन सिल्वर देख लो, इट इज अलॉय ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, इट डज नॉट कंटेन सिल्वर। बाकी साथ में गन मेटल ब्रॉन्ज और ब्रास भी बोला था आपको याद करने के लिए, बट जर्मन सिल्वर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 में लिखा है द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जो रिएक्शन फीजिबल है वो मार्क करना है। तो देखो Fe2O3 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो इट विल फॉर्म FeCl3 एंड वाटर, स्प्रिंट है ये H2O होना चाहिए था, सही कर लीजिए। उसके बाद अमोनिया की रिएक्शन वाटर से कराएंगे NaCl के साथ, इट इज फॉर्मिंग NH4Cl प्लस NaOH, ये उल्टी रिएक्शन लिखी हुई है, NaOH स्ट्रॉन्गर बेस है, तो NH4Cl से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, तो ये उल्टा रिएक्शन लिखा है। इसके बाद अगली रिएक्शन देखो तो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड में SnCl2 ऐड करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो भी उल्टी रिएक्शन लिखी हुई है। आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में मर्करी के टेस्ट में सिखाया था SnCl2 की रिएक्शन अगर HgCl2 से कराते हैं तो उससे Hg2Cl2 बनता है और SnCl4 बनता है, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये +2, ये +2, ये +1, ये +4, दिस इज अ रेडॉक्स चेंज, उल्टा लिखा हुआ है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली कॉपर की रिएक्शन आपको सिखाई थी, कॉपर 2+ की रिएक्शन Ki से कराते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो ये Cu2 I2 और I2 फॉर्म करता है, दिस इज ऑल्सो रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी उल्टी लिखी हुई है, तो BCD तीनों पॉसिबल नहीं है, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। तो उसने पूछा कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसका आंसर ए हो जाएगा। बी आपको पता है कि कोई भी अमोनियम सॉल्ट Na1 से ट्रीट करते हैं तो इट फॉर्म्स अमोनिया, बी गलत लिखा हुआ है। HgCl2 को SnCl2 के साथ रिड्यूस कराते हैं, दैट इज ऑल्सो रेडॉक्स चेंज, मरकरी का टेस्ट। और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर हम Ki से कराते हैं तो इट प्रोड्यूसेस आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया, तो इसका मतलब BCD इनकरेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 61। 61 में लिखा है डाइक्रोमेट डाइएनाइन, आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो पहले डाइक्रोमेट डाइएनाइन लिख लो, दिस इज Cr2O7 2- which contains a bridge oxygen, Cr2O7 2- बनाइए सबसे पहले,
तो दिस इज डाइक्रोमेट आयन। तो इस डाइक्रोमेट आयन में देखो ये माइनस चार्ज जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में है, इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस में है। सिमिलरली ये इस ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस है इधर, और दूसरा रेजोनेंस बात करेंगे तो ये भी रेजोनेंस में है। इसका मतलब ये 6 ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है। तो बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन है उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान से देख लो, ये बॉन्ड डिफरेंट लेंथ का होगा क्योंकि ये पार्ट रेजोनेंस में पार्टिसिपेट आइडेंटिकली नहीं कर रहा है, करेगा तो बट वो क्रॉस कॉन्जुगेशन की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे 6 CRO बॉन्ड जो है वो आइडेंटिकल है। सो 6 CRO बॉन्ड्स आइडेंटिकल और 2 CRO बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। उसका आंसर हम लोग मार्क करेंगे P। ठीक है, अच्छा सवाल है, बॉन्डिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया गया है। अदरवाइज डायरेक्ट फैक्चुअल इंसॉर्टिफिकेशन भी रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 67। It's given when I minus is oxidized by MnO4 minus in alkaline medium, I minus converts to it is IO3 minus। आंसर सही कर लीजिएगा, ये प्रिंट था आपके बुक में, IO4 minus लिखा हुआ था, इट शुड बी IO3 minus, आयोडेट आयन। आपको स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में डायरेक्ट बताया हुआ था। अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम के अंदर MnO4 की रिएक्शन अगर हम Ki से कराते हैं, MnO4 की रिएक्शन Ki से कराने से ये MnO2 बनता है और साथ में IO3 माइनस बनता है, आयोडेट आयन बनता है, आयोडीन नहीं बनती। एसिडिक मीडियम में आयोडीन प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा ए, फॉर्मूला सही कर लीजिएगा, इट शुड बी IO3 माइनस नॉट IO4 माइनस। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 74। 74 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन होगा, अगर ध्यान से देखो तो NiCl4 PtCl6 2 माइनस। तो इसको देखो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है और प्लेटिनम जो है वो लाइक 5D सीरीज का मेंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो इन द फॉलोइंग पेयर द कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल का केस तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट केवल 3D सीरीज मेंबर्स के साथ होता है। 4D एंड 5D सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी पहले ही ज़्यादा हो जाती है, वो सब ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। उसका आंसर मार्क करेंगे सी, क्योंकि पहले वाले केस में Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड है निकल के साथ, तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं लिखेंगे। NiCl4 PtCl4 लिखेंगे तो ये भी डायरेक्टली लाइक आयनिक कंपाउंड्स है, तो इनकी स्टेबिलिटी का कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। सी में Ni के साथ Cl लगा दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो स्टेबल हो गया। K2PtCl6 में प्लेटिनम के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लस 3D सीरीज का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे Cl माइनस को स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। बाकी प्लेटिनम क्लोराइड और निकल क्लोराइड तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो मोर स्टेबल कैटेगरी अगर पूछ रहे हैं तो आंसर सी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा होती है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा होती है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 75। 75 में लिखा है SO2 गैस इज पास्ड इनटू। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है द SO2 गैस इज पास्ड इनटू डाइक्रोमेट आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये रेडॉक्स चेंज हो गया। SO2 को अगर हम डाइक्रोमेट आयन में ऐड करेंगे तो ये रेडॉक्स चेंज हो गया। डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू Cr3+ एंड SO2 ऑक्साइजेस टू SO3। ये ऑक्सीजन स्टेट +4 से +6 चेंज हो गया, ये +7 से सॉरी +6 से +3 चेंज हो गया। सो इट्स अ रेडॉक्स चेंज। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन इज एसिडिफाइड, इसमें देखो कोई रेडॉक्स चेंज नहीं है। इसको एसिडिफाइड करेंगे तो ये Cr2O7 2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बताया था डाइक्रोमेट आयन का मीडियम एसिडिक, अक्रोमेट आयन का मीडियम एसिडिक करने से डाइक्रोमेट आयन बनता है। इन बोथ द केसेस ऑक्सीजन स्टेट इज +6, सो नॉट अ रेडॉक्स चेंज। CrO2 Cl2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी आपका क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का पार्ट हो गया। CrO2 Cl2 को NaOH में पास करते हैं तो इट फॉर्म्स Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। यहाँ पे भी क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट देखो +6 से +6 है, नो चेंज अगेन। एंड Cr2O7 2 माइनस का मीडियम एल्कलाइन करा गया तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन नो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। तो उसने बोला हुआ कि इसमें ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है, तो उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट का चेंज मतलब रेडॉक्स चेंज। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 76। 76 में लिखा है D8 अरेंजमेंट ऑफ निकल चेंजेस फ्रॉम वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड टू strong field in NiCl4 2 minus, which orbitals get lowered in the energy, assume the tetrahedral distortion along the z axis। तो देखो आपको ये चीज़ क्लियरली पता है कि ये आपका d ऑर्बिटल है,
जब ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ये T2G और EG में ब्रेक होता है। T2G में dx बाई dy z dxz की एनर्जी सेम होती है और EG के अंदर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी सेम हो जाती है। ये दो स्प्लिटिंग हुई और फर्दर स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग में जाएंगे तो जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है वो फर्दर स्प्लिट करते हैं और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और dz स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, जबकि dx वाई dy z एंड dxz के केस में dxy की एनर्जी बढ़ जाएगी, dxz स्क्वायर और dyz और dxz की एनर्जी कम हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन आएगा वो उन ऑर्बिटल्स में आएगा जो एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन है तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन इसी में लग रहा है। डी एक्स वाई एंड एक्स वाई प्लेन है तो उसमें भी रिपल्शन नेक्स्ट नंबर है। डी जेड स्क्वायर में केवल एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, बाकी ऑर्बिटल जेड के अलॉन्ग है तो उसमें और कम रिपल्शन हुआ। और डी वाई जेड डी एक्स जेड में सबसे कम रिपल्शन हुआ क्योंकि ये वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में चले जाएंगे। तो ये आपका स्प्लिटिंग हुई। अब उसने पूछा हुआ है कि इस कॉन्फिगरेशन में विच ऑर्बिटल्स गेट्स लोअर्ड इन देयर एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो गई है, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी कम हो गई है। तो जिनकी एनर्जी कम हुई है वो ऑर्बिटल हो गए डी एक्स जेड डी वाई जेड एंड डी जेड स्क्वायर। उसका अगर आंसर रिपोर्ट करेंगे तो बी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। 79 लिखा CrO42 minus pH is X and then Cr2O72 minus pH is Y and then finally CrO42 minus is formed। तो देखो उसका कॉन्सेप्ट सिखाया था, मीडियम का फर्क होता है। CrO42 माइनस के लिए मीडियम चाहिए होता है एल्कलाइन और Cr2O72 माइनस के लिए चाहिए होता है मीडियम एसिडिक। तो देखो ये एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करेगा और ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है। तो अगर CrO4 में मीडियम एसिडिक करेंगे यानी pH 7 से कम वाला केस लोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और डाइक्रोमेटाइल में फिर मीडियम एल्कलाइन करेंगे तो क्रोमेटाइल पे शिफ्ट होगा। तो मुझे एक एसिडिक पीएच चाहिए और एक बेसिक पीएच चाहिए, तो ये pH 3 पे चेंज कर जाएगा और ये pH 8 पे चेंज कर जाएगा। तो गिवन ऑप्शन के हिसाब से आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे। pH एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता होती, बट आपको ये पता है कि मीडियम चेंज करने से फर्क पड़ेगा। तो अगर CrO42 माइनस में pH 3 करेंगे यानी मीडियम एसिडिक ले रहे हैं तो डाइक्रोमेटाइन बन जाएगा और डाइक्रोमेटाइन में pH 8 कर देंगे तो मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा, तो फिर से क्रोमेटाइन बन जाएगा। बाकी ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों एसिडिक दे रखे हैं और सी ऑप्शन में उल्टा दे रखा है, पहले बेसिक फिर एसिडिक दे रखा है और डी ऑप्शन में दोनों बेसिक दे रखे हैं, तो इसका आंसर ए सी डी नहीं हो सकता है। देन कम क्वेश्चन नंबर 80। CR6 as 6 as Cr2O72 minus and CrO42 minus which one is better oxidizing agent। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये चीज़ आपको कंपेयर करके बताई थी कि जो डाइक्रोमेटाइन है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेटा से लिखेंगे, डी ब्लॉक में आपको कंपेयर करके बताया था। तो Cr2O72 माइनस इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको KMnO4 से भी कंपेयर करना सिखाया था मैंने। सो Cr2O72 माइनस इन एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, so this completes your exercise 1. Now move to exercise 2. It is exercise 2 now, D block elements। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछा आपने। In question number 1 given potassium magnate is formed when chlorine is passed into aqueous solution of MnO4 minus। तो देखो आपको बेसिकली KMnO4 से K2MnO4 का ऑप्शन पूछ रहा है। तो आपको पता है कि ये मीडियम एसिडिक में एग्जिस्ट करता है और ये मीडियम बेसिक में एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन गैस पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, ये +7 से +6 जा रहा है और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो दैट कैन नॉट बी डन। मैग्नीज ऑक्साइड इज फ्यूज विद KOH एंड एयर। ये तो उसका स्टैंडर्ड मेथड है, फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं। MnO2 की रिएक्शन KOH और एयर से कराएंगे तो इट विल फॉर्म K2MnO4। इसका आंसर बी हो गया। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो जैसे मीडियम आपने अल्कलाइन करा तो KMnO4 जो है वो कन्वर्ट होकर K2MnO4 में जाएगा और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइड होकर फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। दैट इज अ फीजिबल रिएक्शन। अगर हम HCHO की रिएक्शन KMnO4 के साथ मीडियम अल्कलाइन करके कराएंगे तो ये K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में K2MnO4 ज़्यादा स्टेबल होता है और एक्चुअली में रेडॉक्स चेंज भी हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड में गया और KMnO4 रिड्यूस होकर K2MnO4 में गया। मीडियम भी अल्कलाइन रखा तो ये फेवर कर जाएगा। एंड पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये गड़बड़ हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिहाइड्रेशन होगा तो इट विल कन्वर्ट टू Mn2O7।
उसका आंसर अगर मार्क करेंगे तो बी एंड सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is given, which of the following statement is are correct when the mixture of NaCl and K2CR2O7 is gently warmed with the mixture of NaCl and ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ से सही कर लीजिए, जेंटली वार्म विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, एक्चुअली वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है ये, एक ही चीज़ दो बार लिखी है, लेकिन करेक्ट जेंटली वार्म विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज एक्चुअली क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। आपने NaCl लिया, K2CR2O7 लिया और H2SO4 लिया कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में, यहाँ से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट काम करेगा, इट विल फॉर्म CrO2Cl2 which is orange red vapors। तो पहला ऑप्शन है डीप रेड वेपर इज फॉर्म करेक्ट। वेपर्स व्हेन पास थ्रू NaOH सॉल्यूशन गिव्स येलो सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है। अगर हम NaOH से रिएक्शन करेंगे CrO2Cl2 से तो इट विल फॉर्म Na2CrO4, ये आपका येलो सॉल्यूशन है, ये भी करेक्ट हो गया। उसका लिखा है क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, तो ये तो गलत ही हो गया स्टेटमेंट, जैसे मैंने बाद में एडिट करके लिखा है प्रोडक्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर, CrO2Cl2 इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो या तो स्टेटमेंट चेक कर लो, प्रोडक्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आंसर ABCD हो जाएगा, या फिर आप स्टेटमेंट नंबर सी को आंसर से हटा दीजिए, तो इसका आंसर ABD हो जाएगा। मतलब अगर ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर ABD कर लीजिए, अदरवाइज आंसर इसका ABCD अगर रखना है तो स्टेटमेंट सी का चेंज कर दीजिए, अदरवाइज आंसर करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर ABD होगा मेरे हिसाब से। मैंने स्टेटमेंट चेंज करा है, इसका मतलब आंसर की प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन द एक्वस परमैंगनेट एंड इन्वॉल्व्स, तो मेटल का अगर हम रिडक्शन प्रोसेस चेक करेंगे KMnO4 में, तो आपको तीन मीडियम पता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO4 2- में, और वीकली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO2 में। ये इनके कन्वर्जन है, तो ये एसिडिक मीडियम का कन्वर्जन है, ये बेसिक मीडियम या स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम का कन्वर्जन है, और ये वीकली बेसिक या न्यूट्रल का कन्वर्जन है, वीकली बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम। ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो, ये +7 से +2 हुआ है, ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का केस है। ये +7 से +6 हुआ है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का केस है, और ये +7 से +4 हुआ है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का केस है। अब इसका आंसर चेक कर लीजिए, इट्स गिवन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल मीडियम करेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल मीडियम ये इनकरेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कलाइन मीडियम ये करेक्ट, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एसिडिक मीडियम ये भी करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ACD। इसमें सी ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अल्कलाइन मीडियम अगर लिखा हुआ है तो हम अल्कलाइन मीडियम स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन भी ले सकते हैं, वीकली अल्कलाइन भी ले सकते हैं। अगर वीकली अल्कलाइन ले लोगे तो सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो अब उसने अल्कलाइन लिखा है तो वीकली अल्कलाइन मान सकते हैं, तो उसका आंसर ACD रिपोर्ट करेंगे। तो वीकली अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन स्टेट एक्सचेंज 3 यूनिट होता है या 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। अगर यहीं पे स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम लिखा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन का केस होता है। उसका आंसर हो जाएगा A, C and D, राइट। Then you ask question number 7. Question number 7 is given the acidic medium oxygen state of chromium in Cr2O7 2- changes to X in such case dichromethane is acting as the reaction given below. Choose the correct options. तो आपको देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता है, क्रोमेटाइन के केस में, डाइक्रोमेटाइन के केस में एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन होता है क्रोमियम के केस, तो 14H+ से अगर हम इसका कन्वर्जन कराएंगे तो इट विल कन्वर्ट टू Cr3+ एंड 7H2O, एसिडिक मीडियम रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे स्कोप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है 12 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, सॉरी नॉट 12, 6 इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सचेंज। ठीक है, एंड 2 Cr3+ विल फॉर्म, एंड फर्दर आप बस ऑक्सीजन स्टेट मैच करा लो उसकी।
ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे ए जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और बी जो है वो 2Cr3+ हो गया। तो उसका आंसर जो है ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपली बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 11. 11 is given that to a solution of potassium chromate in strong acid is added, it changes its color from yellow to orange. तो आपको पता है K2CrO4 येलो सोल्यूशन जो होता है वो K2Cr2O7 के ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही है। द कलर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। ये गड़बड़ हो गया, ऑक्सीजन स्टेट नहीं चेंज हुई है, ये चेंज हुआ है CrO4 2- से Cr2O7 2- में। डाइक्रोमेट आयन में यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +6 है, यहाँ भी +6 है। ये सोल्यूशन येलो होता है और ये सोल्यूशन ऑरेंज होता है। इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 रॉन्ग हो गया। आंसर इसका सी रिपोर्ट कर देता है। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर, अच्छा पैराग्राफ डील करना 15, 16 एंड 17। पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ो। इट्स गिवन अ व्हाइट सब्सटेंस A reacts with dilute sulfuric acid to produce a colorless gas B and a colorless solution C. The reaction between B and acidified K2Cr2O7 solution produces a green solution and a slightly colored precipitate D. The substance D burns in air to produce a gas E, which reacts with B to yield D and a colorless liquid. Nitrous copper sulfate turns blue on addition of this colorless liquid. तो आपको पता चल गया ये वाटर है। Addition of aqueous ammonia or NaOH to C produces a white precipitate. इसका मतलब ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, यानी कि एल्यूमिनियम तो हो नहीं सकता क्योंकि सॉरी अमोनिया और NaOH से दोनों से व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला केस हो गया। which dissolves in excess of the respective reagent to produce a clear solution in each case. तो अमोनिया और NaOH दोनों के एक्सेस में सॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब ये जिंक होना चाहिए क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व होता है बट अमोनिया के एक्सेस में डिसॉल्व नहीं होता है। देखो 2-3 प्रूवमेंट गया जिससे हमें पता चला। तो पहले केस में तो देखो आपको पता चल गया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया होता है, इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया होता है और आपको दिया वो दोनों में डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जिंक होना चाहिए। एंड जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया है, इससे आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग कंपाउंड जिंक का सॉल्ट होना चाहिए। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कलरलेस गैस बन रही है, इसका मतलब ये कार्बोनेट सल्फाइड ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल है। ठीक है ना। तो अगर आपको पता चल गया है कि सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स अ गैस, ये फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल का टेस्ट हो गया। तो सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 से आपको गैस मिल रही है, तो यहाँ से पता चल गया है कि ये फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल है। तो फर्स्ट ग्रुप एसिडिक रेडिकल में कार्बोनेट सल्फाइड और नाइट्राइड पॉसिबल है। ठीक है। कलरलेस गैस बन रही है इसलिए नाइट्राइड का केस खत्म हो गया। अब ऑप्शन बचा कार्बोनेट सल्फाइड एंड सल्फाइड। उसके बाद लिखा था रिएक्शन बिटवीन बी एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन। तो इससे पता चल गया आप ये सल्फाइड या सल्फाइड में से कोई एक है, क्योंकि रिडक्शन प्रॉपर्टी चाहिए जो कार्बोनेट आयन में नहीं होती है। The slightly colored precipitate D. The substance D burns in air to produce a gas E, which reacts with B to yield D and a colorless liquid. मतलब वाटर बनना चाहिए अल्टीमेटली। यहाँ से देखो आपको जो कलरलेस लिक्विड पता चल गया है, कलरलेस लिक्विड आपको वाटर पता चल गया है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि जो सब्सटेंस है उसकी K2Cr2O7 से रिएक्शन होने के बाद सल्फर बन रहा है। सल्फर की रिएक्शन एयर से कराने से SO2 बनेगा और SO2 की रिएक्शन दोबारा सल्फाइड फॉर्म से करा देंगे तो वहाँ से या H2S से करा देंगे तो उससे हमें वाटर बन जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये पूरा क्लू आ गया आपके पास। उसका मतलब स्टार्टिंग कंपाउंड जिंक सल्फाइड लो आप। अब एक एक करके रिएक्शन लिख देता हूँ। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराएंगे, यहाँ से बनेगा जिंक सल्फेट और H2S। ये आपका बी हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन सी हो गया। बी की रिएक्शन K2Cr2O7 से कराई एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से देखो आपको सल्फर मिल जाएगा और ये Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा।
ग्रीन सोल्यूशन एंड स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट डी, ये सल्फर की वजह से वाइट टर्बिडिटी आ सकती है। इसके बाद सल्फर की रिएक्शन एयर से कराएंगे तो ये SO2 बनाएगा, ये आपका होगा E। SO2 से SO3 बनाने के लिए कैटलिस्ट चाहिए होता है, तो जल्दी SO3 नहीं बनती, फर्स्ट वो होगा। उसके बाद रिएक्ट्स विद B टू यील्ड D। SO2 की रिएक्शन अगर हम H2S से करा देंगे उससे सल्फर बनता है और वाटर बनता है। ये 2H2S करने से 3 सल्फर एंड वाटर, और आपको लिक्विड D वाटर पहले ही वेरीफाई हो चुका है, तो ये D है। ठीक है, नाइट्रस कॉपर सल्फेट से आपका टेस्ट हो गया है। एडिशन ऑफ एक्वस दिस वन कंफर्म हो गया, जिंक का टेस्ट हो गया, तो आपके सारे कंपाउंड पता चल गया आपको। ठीक है, तो आपको ABCDE सब पता है, एक जिंक सल्फाइड है, B H2S है, C जिंक सल्फेट है, D सल्फर है, E जो है वो SO2 है, और ये वाटर आपका कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई नंबर नहीं दे रखा है, उसको छोड़ दो। ये देखो आपका D सल्फर फिर से बन गया है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, मतलब सारी चीज़ें मैच करेंगे, आप ऑप्शन चेक कर लो। पहले केस में पूछा ए, तो 15 आंसर तो सीधे सीधे ए हो गया, जिंक सल्फाइड। उसके बाद 16 क्वेश्चन में पूछा बी इज, बी हमने निकाला है शायद, कंपाउंड बी अपना क्या है, H2S, तो इसका आंसर डी रिपोर्ट कर दो। और 17 क्वेश्चन में पूछा गया सी क्या है, तो सी हम लोगों ने बनाया हुआ है जिंक सल्फेट, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपके आंसर पर एक बार चेक कर लीजिए ठीक से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18, it's given to HgCl2, the reagent listed in column 1 are added. Match the observation list 2. तो मर्क्यूरी क्लोराइड में अगर आप Ki ऐड करोगे तो मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा, रेड कलर। रिएक्शन लिखते चलो, आपको समझ आ जाएगा। पहले मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन आपने Ki से कराई, इट विल फॉर्म HgI2n to KCl, नॉट इन एक्सेस लिखा हुआ है केयरफुली, तो मर्क्यूरिक आयोडाइड फॉर्म होगा। मर्क्यूरिक आयोडाइड का जो कलर होता है दैट इज रेड। इसका आंसर ए का आंसर क्यों हो गया। फिर इसी में एक्सेस Ki ऐड कर देंगे तो इट विल फॉर्म K2HgI4, तो कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। HgI2 की रिएक्शन एक्सेस ऑफ Ki से कराएंगे, इट विल फॉर्म डस्टलेस रिएजेंट K2HgI4, ये कलरलेस है, इसका मतलब बी का आंसर हो जाएगा एस। सी में Ki की रिएक्शन KOH के साथ कराया NH4+ के साथ, तो उससे अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। और ये पूरा आपका डस्टलेस रिएजेंट वाला टेस्ट हो गया। तो HgCl2 Ki KOH और NH4+ ले लेंगे। ये टिपिकली यहाँ से इन चीज़ों को रिएक्ट करा के डस्टलेस रिएजेंट फॉर्म कर लेंगे, और ये अमोनियम आयन का टेस्ट हो गया लैब में, तो फॉर्म NH2 HgOHgI, और ये आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसका आंसर मार्क करेंगे, सी का आंसर हो गया पी। द लास्ट ऑप्शन SnCl2 से रिएक्शन करेंगे HgCl2 की, ये भी रेडॉक्स चेंज होता है, ये बनेगा SnCl4 एंड Hg2Cl2 पहले, बाद में Hg2Cl2 की रिएक्शन फिर से SnCl2 से होगी, इट विल फॉर्म SnCl4 एंड मर्करी। ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट है, ये आपका ब्लैक होता है, दोनों का कलर मैंने आपको बताया था ग्रे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। और यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शुड बी ग्रे प्रेसिपिटेट नॉट ग्रे रेड, तो सही कर लो, ग्रे होना चाहिए था। ब्राउन रेड तो चलेगा, डार्क रेड भी चलेगा, ब्राउन को भी चाहो तो ब्राउन कर लो, रेड हटा दो, ब्राउन प्रेसिपिटेट ले सकते हैं। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 20, not question number 20, it's question number 19 now. Question number 19 is given, match the reagent of list 1 in the column 2 and can be used to estimate the compound listed in the column 1. तो एस्टिमेशन के लिए आपको ऑप्शन लिखना है, तो FeO.Fe2O3 आपको चेक करना है एस्टिमेशन में, तो ये रेडॉक्स चेन से पता चलेगा, बिकॉज उसमें Fe2+ फॉर्म में प्रेजेंट है, तो कोई भी रेडॉक्स वाला रिएजेंट यूज हो जाएगा। तो रेडॉक्स वाले रिएजेंट R और S हो गए, K1O4 SD मीडियम या K2Cr2O7 SD मीडियम से Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करके एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको FeC2O4, उसमें भी सेम चीज़ है, उसमें भी R और S काम कर जाएगा, क्योंकि ये भी रेडॉक्स चेंज में काम कर जाना है। FeC2O4 को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएंगे, पिछले वाले केस में आपको समझ में आ गया था कि Fe2+ से Fe3+ ऑक्सीडेशन करेंगे,
FeC2O4 के केस में Fe3+ और CO2 का ऑक्सीडेशन होगा, एन फैक्टर 3। उसके बाद सी ऑप्शन चेक करेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं तो उसका आंसर पी हो जाएगा। और डी ऑप्शन में सिल्वर नाइट्रेट है तो उसका एस्टिमेशन क्लोराइड के फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड, उसका आंसर पी हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे कॉपर सल्फेट का आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होगा, के से रिएक्शन करा के पहले Cu2I2 बनाएंगे, आयोडीन बनेगी और K2SO4, बाद में आयोडीन को हाइपो से टाइट्रेट करके एस्टिमेट करेंगे। और सिल्वर नाइट्रेट के केस में सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन पहले NaCl से करा के प्रेसिपिटेट करा लेंगे सिल्वर क्लोराइड, और इसके मास से आगे की स्टडी परफॉर्म हो जाएगी। हमारा आंसर हो जाएगा ARS BRS CP DQ। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएजेंट एसिडिफाइड K2Cr2 7 अल्काइन KMnO4 कॉपर सल्फेट H2O2 chlorine ozone FeCl3 HNO3 and Na2H2O3 the total number of reagent that can oxidize iodide to iodine। तो देखो इस क्वेश्चन में ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए। I-2 I2 का ऑक्सीडेशन कराना है, ये काम अल्कलाइन KMnO4 से नहीं होता। अल्कलाइन KMnO4 I- को डायरेक्टली IO3- में ऑक्सीडाइज करता है, इट डज नॉट फॉर्म आयोडीन। और दूसरी रिएक्शन अगर हाइपो के साथ कराएंगे तो आयोडीन से रिएक्ट करके आयोडाइड बनाता है, उल्टी रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा तो ये भी छोड़ना पड़ जाएगा। बाकी सारे रिएजेंट ऐसा करेंगे तो उसका आंसर जो है वो हो जाएगा 7। काउंट कर लो आप फटाफट। एसिडिफाइड K2Cr2 7 1 2 3 4 5 6 7। Na2H2O3 से ऐसा नहीं हो पाएगा और अल्काइन KMnO4 से नहीं हो पाएगा। बाकी सब जो है वो Ki को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराएंगे क्योंकि सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करने वाले सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। एसिडिफाइड K2Cr2 7 कॉपर सल्फेट H2O2 क्लोरीन ओजोन FeCl3 HNO3 सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन ऑल द केसेस यू गेट आयोडीन। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 7 इट्स गिवन Fe3+ is reduced to Fe2+ by using H2O2 in presence of NaOH। तो देखो ये बेसिकली Fe3+ से Fe2+ का कराना है। तो हमें पता होता है कि जो H2O2 है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन अल्कलाइन मीडियम। तो H2O2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, इसलिए इसका आंसर जो है ए एंड बी हो जाएगा। तो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो या NaOH की H2O2 से रिएक्शन होकर Na2O2 बन जाएगा, वो दोनों बातें सेम है। तो इसका आंसर ए एंड बी रिपोर्ट करेंगे। तो H2O2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों फंक्शन अल्कलाइन मीडियम बेटर होते हैं। अब यहाँ पे जैसे रिडक्शन प्रॉपर्टी है और रिड्यूसिंग एजेंट कर लो, तो H2O2 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम, मतलब H2O2 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दोनों बेटर होती है अल्कलाइन मीडियम में। एचडी मीडियम में भी दोनों काम होते हैं, बट अगर सुप्रीमेसी की बात करेंगे तो Fe3+ से Fe2+ का जो रिडक्शन कराना है वो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी H2O2 की बेटर होती है अल्कलाइन मीडियम में। तो उसका आंसर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is given fusion of MnO2 with KOH in presence of oxygen produces a salt W. Alkaline solution of W upon electrolytic oxidation yields another salt X. Manganese containing ion present in W and X respectively, and Y and Z. Correct statement is R. तो देखो आपको ये सिंपली फ्यूजन मिक्सचर वाली रिएक्शन है, एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। MnO2 की रिएक्शन KOH और ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनेगा K2MnO4 W produces in presence of oxygen produces salt W. And alkaline solution of W on electrolytic oxidation, अगर K2MnO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे बनता है KMnO4, ये हो गया आपका X। मैग्नीज कंटेनिंग आयन प्रेजेंट इन W एंड X रेस्पेक्टिवली आर Y एंड Z। तो मैग्नीज कंटेनिंग आयन हो गया यहाँ पे MnO4 2-, ये Y हो गया आपके लिए, और यहाँ मैग्नीज कंटेनिंग आयन हो गया MnO4-, ये हो गया Z। In aqueous acidic solution, Y undergoes disproportionate reaction giving Z and MnO2। तो सही है, आपको पता है MnO4-2- का डिस्प्रपोर्शनेशन होकर MnO4- बनता है और MnO2 बनता है। दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जहाँ मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +6 से चेंज होकर +7 और +4 में जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बोथ Y and Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। बोथ Y and Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप, ये तो गड़बड़ हो गया। दोनों की शेप तो अच्छा कलर्ड तो होते हैं, सही है, तो ये भी सर करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो MnO4-, ये हो गया टेट्राहेड्रल पिंक,
और MnO4 2 माइनस बनाएंगे तो ये भी टेट्राहाइड्रल एंड ग्रीन, बोथ आर कलर्ड एंड टेट्राहाइड्रल, ये भी सही है। बोथ Y and Z, in both Y and Z pi bonding occurs between p orbital of oxygen and d orbital of manganese, ये भी सही है, d by b by bonding आएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो मैग्नीज के सारे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा दैट इज d pi b pi, ये भी करेक्ट हो गया। y is diamagnetic in nature while z is paramagnetic, तो देखो ये आपका z जो है वो डायमैग्नेटिक है और y जो है वो पैरामैग्नेटिक है, उल्टा लिखा हुआ देखिए। कैसे पता चला? अगर MnO4 माइनस टू माइनस लिखेंगे तो ये D1 कॉन्फिगरेशन आएगा और MnO4 माइनस लिखेंगे तो ये D0 कॉन्फिगरेशन आएगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक। सो एक्चुअली में Y पैरामैग्नेटिक है और Z जो है वो डायमैग्नेटिक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ABC। D इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर इज ABC।